हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम क्लास 7th की 6th चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं हिस्ट्री के, और आज हमारा चैप्टर है 7। पर इससे पहले आई वांट टू नो कि अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि चैप्टर का नाम देख लो पहले तो, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। मेनली रीजनल कल्चर्स के बारे में देखेंगे। फोकस हमारा इस चैप्टर में होगा बंगाल के ऊपर, ठीक है, और तमिलनाडु के ऊपर, ठीक है। तो इन दो चीज़ों पे हमारा मेन फोकस होने वाला है। लैंग्वेजेस में, लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और वहाँ का कोई भी एक रीजनल कल्चर होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, डांस फॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो जब भी हम किसी पर्सन को पहचानते हैं, मतलब अनजान पर्सन है, उसको हमें पहचानना होगा, तो किस तरीके से हम पहचानते हैं? उसकी लैंग्वेज के थ्रू, कि वो किस भाषा में बात कर रहा है, ठीक है। उसकी लैंग्वेज से उसके बात करने की तरीके से हम समझ जाते हैं कि हाँ, ये पर्सन जो है वो इस कंट्री से बिलोंग करता होगा, या फिर वो पर्सन इस रीजन, इस एरिया, इस इलाके से बिलोंग करता होगा, ठीक है। तो उसमें लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई पर्सन अगर तमिल में या उड़िया में बात कर रहा होगा तो हम पहचान लेते हैं उसे कि हाँ, ये शायद तमिलनाडु से बिलोंग करता है, या अगर उड़िया में बात कर रहा है तो वो उड़ीसा से हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हम समझ जाते हैं उसकी लैंग्वेज के थ्रू। फिर हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं उसके फूड से भी, ठीक है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग एरिया का अलग अलग फूड जो है वो स्पेशल होता है, ठीक है। इसी तरीके से उसके फूड से, उसके क्लोथिंग स्टाइल से, पोएट्री, डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग से हम पता कर सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो किस एरिया से बिलोंग करता होगा, क्योंकि हर एरिया जो है उसका कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसका फूड अलग होता है, उस एरिया का क्लॉथिंग स्टाइल, हैबिट अलग होती है लोगों की, पेंटिंग्स है, म्यूज़िक्स है, डांस फॉर्म्स है, पोएट्री है, तो ये सब चीज़ें भी अलग अलग होती हैं। बाकी ये पूरा जो पैराग्राफ है सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है आपको इस चैप्टर से, कि इस चैप्टर में मेनली हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, पेंटिंग्स के बारे में, डांस फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। फूड के बारे में भी देखेंगे थोड़ा सा लास्ट एक पेज में। तो यही बता रहा है, बाकी कुछ खास नहीं है इस पूरे पैराग्राफ में। स्टार्टिंग होती है यहाँ से, चेराज और डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। मेनली फोकस है मलयालम लैंग्वेज के ऊपर, और चेराज का थोड़ा सा देख लेते हैं। चेराज जो है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक किंगडम, इनका किंगडम है। जैसे राजपूत का किंगडम हुआ करता था, किंगडम अगर राजपूत लोगों का है तो हम राजपूत किंगडम बोलते हैं। अगर वो गुप्तास का है तो हम उसे गुप्ता एम्पायर कहते हैं। इसी तरीके से चेराज का है तो हम उसे चेराज बोलेंगे ना, ठीक है। तो चेराज और मलयालम का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है कि जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि लैंग्वेज और रीजन का एक संबंध होता है, एक कनेक्शन होता है दोनों के बीच में, कि किसी की लैंग्वेज के थ्रू हम उसके रीज़न का पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता होगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे एग्जांपल आया है चेराज का। चेरा किंगडम जो है वो महोदयपुरम में है। महोदयपुरम जो है वो एक एरिया का नाम है, ठीक है। एक जो बोल सकते हैं विलेज है, सिटी है, वॉटेवर उसका कोई नाम होता है। इसी तरीके से महोदयपुरम भी एक जगह है, वहाँ पे है चेरा किंगडम, ठीक है। और 9th सेंचुरी में इसका मेनली मेंशन मिलता है। कहाँ पे? 9th सेंचुरी में चेरा किंगडम हुआ करता था महोदयपुरम में, जो कि साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है पेनिनसुला का। अब पेनिनसुला से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट होता है इंडिया का, ये पार्ट, इसे हम पेनिनसुला कहते हैं। ये इतना पार्ट जो होता है ना ट्रायंगुलर शेप का, और इस पेनिनसुला का जो ये साउथ वेस्ट पार्ट बताया जा रहा है, यहाँ पे ये चेरा का किंगडम जो है वो एक समय पे एग्जिस्ट करता था। तो मतलब आज का प्रेजेंट है केरला जो है, तो केरला समझ लो कि एक समय पे ये महोदयपुरम था, चेरा का किंगडम था, चेरा जो लोग थे उनका किंगडम था। यहाँ पे मेनली जो है वो मलयालम बोली जाती थी इस एरिया में, ठीक है। इस एरिया में क्या बोली जाती थी? मलयालम भाषा जो है वो बोली जाती थी, लैंग्वेज बोली जाती थी। पर ये एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि ये जो लैंग्वेज थी ना, ये एक रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है।
इस रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में यूज़ किया जाता था। ठीक है, मान सकते हैं कि हमारे इंडिया जो है उसकी बहुत सारी लोकल लैंग्वेज है, हर छोटे एरिया में जो है उसकी भाषा बदलती है। इंडिया हमारा कंट्री जो है वो इतना डाइवर्स है, हमारा भारत जो इतना डाइवर्स है कि थोड़ी जगह दूर जाएंगे हमारी लैंग्वेज बदल जाती है, हमारी लोकल भाषा जो है। पर क्या आप सोच सकते हो कि कोई एक लोकल भाषा जो है वो भी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड में उसको यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट? मेनली हमारी हिंदी और इंग्लिश चलती हैं। ठीक है, मेनली बात करें तो कोई लोकल लैंग्वेज अगर उठा लो, कोई बंगाली उठा लो, कोई गुजराती उठा लो, ठीक है, तो कोई मलयालम ही उठा लो, तमिलनाडु की भाषा। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं क्या कि कोई इंडिया जो है अपनी कंट्री है वो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उसको यूज़ करे। ठीक है, पर ये जो महोदयपुरम का चेरा किंगडम है ये अर्लीस्ट एग्जांपल है कि यहाँ पे ऑफिशियल रिकॉर्ड में इस रीजनल लैंग्वेज का यूज़ हुआ हमारे सब कॉन्टिनेंट में। वन ऑफ द अर्लीस्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लैंग्वेज है जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में यूज़ होता हो। ठीक है, बट वन ऑफ द कि हाँ कुछ लैंग्वेजेस यूज़ होती थी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, और मलयालम लैंग्वेज उन्हीं में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि एट द सेम टाइम चेरास जो है वो संस्कृत ट्रेडिशन के ऊपर भी फोकस करते हैं, उन्हें भी यूज़ करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मलयालम यूज़ हो रही है ऑफिशियल लैंग्वेज में तो सिर्फ उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं चेरास, वो संस्कृत ट्रेडिशन को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन क्या हो गया अगर हमने मलयालम हमारी लोकल लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉर्ड में यूज़ कर लिया तो? ठीक है, तो यहाँ पे केरला में जो है टेम्पल थिएटर ऑफ केरला, वहाँ पे आपको ट्रेस करने को मिलेंगे विच इज़ ट्रेस टू दिस पीरियड, इस पीरियड से बिलोंग करते हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ भी हैं हमें पता चलती हैं संस्कृत एपिक से। ठीक है, पहला लिटरेरी वर्क है मलयालम का जो आपको 12th सेंचुरी में मिलेगा। मलयालम का पहला कोई रिटर्न रिकॉर्ड, कोई लिटरेरी वर्क है जो आपको 12th सेंचुरी से मिलेगा। और कुछ ऐसे रिकॉर्ड मिलेंगे जिसमें संस्कृत है सम्मिलित, और कुछ ऐसे रिटर्न रिकॉर्ड मिलेंगे जिसमें संस्कृत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात हो रही है एक ललित काम। ललित काम क्या है? एक टेक्स्ट है, मतलब एक बुक होती है उसका नाम होता है कोई, तो इसी तरीके से ललित काम जो है वो एक टेक्स्ट है। ठीक है, 14th सेंचुरी का टेक्स्ट है जो ग्रामर और पोएटिक्स के बारे में बात करता है। मलयालम में लिखा हुआ है, ठीक है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज दोनों का मिक्सचर है ये। ठीक है, दोनों का मिक्सचर है, और इसका मतलब होता है डायमंड एंड कोरल्स। डायमंड कोरल्स की अगर मैं क्या बात करूँ, डायमंड्स तो तुमने अगर पिक्चर में देखा हो तो डायमंड जिस शेप का, डायमंड यार, मेनली डायमंड, तो डायमंड और कोरल्स की इसमें बात हुई है। ठीक है, इसका मतलब होता है मणि प्रवलम का, डायमंड्स और कोरल्स। और ये जो ललित काम जो है टेक्स्ट है वो संस्कृत का भी उसमें इन्फ्लुएंस है और रीजनल लैंग्वेज का भी इन्फ्लुएंस है। ठीक है, बस ये याद रखना ललित काम क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, मेनली किन में है? संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस में। आगे अब रूलर और रिलीजियस ट्रेडिशन जगन्नाथ कल्ट। अब जगन्नाथ के बारे में थोड़ा सा देख लो कि तुम्हें पता होगा कि जगन्नाथ जो है टेम्पल है और भगवान विष्णु का है। ठीक है, ओडिशा में है। ठीक है, पूरी ओडिशा में है। अब जगन्नाथ कल्ट का मतलब होता है कि लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व, पूरे दुनिया के जो है भगवान है जगन्नाथ। ठीक है, भगवान विष्णु का ही नाम है ये एक, और इनका मंदिर मिलेगा आपको, टेम्पल मिलेगा पूरी उड़ीसा में। लोकल ट्राइबल पीपल जो है इनकी वुडन इमेज बनाते हैं, वुडन लकड़ियों की जो है इनकी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी आपको इस टेम्पल में। ठीक है, लकड़ियों की। और चलो ये तो हो जाता है हमारा जगन्नाथ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि जगन्नाथ टेम्पल जो है वो कहाँ है, पूरी उड़ीसा में है, भगवान विष्णु का टेम्पल है, वुडन डीटी है, मतलब लकड़ियों के मूर्ति है। ठीक है, भगवान की। और 12th सेंचुरी में एक रूलर हुए, गंगा डायनेस्टी के रूलर अनंत वर्मन। ठीक है, अनंत वर्मन ने एक टेम्पल बनवाया था जगन्नाथपुरी में ही, पुरुषोत्तम जगन्नाथ का। ठीक है, पुरुषोत्तम जगन्नाथ का टेम्पल इन्होंने बनवाया था, किसने? अनंत वर्मन ने। अनंत वर्मन जो कि गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें पता होनी चाहिए। दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है कि एक और रूलर के बारे में आपको पता चलेगा, अनंग भीमा थर्ड के बारे में। अनंग भीमा थर्ड जो है वो 1230 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड से। और ये प्रोक्लेम करते थे कि इन्होंने अपना पूरा राज्य जो है वो भगवान को समर्पित कर दिया, और ये भगवान के भक्त
खुद को कहते थे, ठीक है, डिप्यूटी ऑफ द गॉड खुद को प्रोक्लेम करते थे और कहते थे कि इन्होंने अपना पूरा राज्य भगवान को समर्पित कर चुके हैं। अनंग भीमा थर्ड, अनंग भीमा थर्ड के बारे में अगर पूछा जाए तो पता होना चाहिए कि ये सिर्फ भगवान के जो है वो एक भक्त हैं, एक रूलर भी थे, याद रखना। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे जैसे टेम्पल ने इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी, ठीक है, टेम्पल ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगा जगन्नाथ भगवान का, तो एक सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज बन गया कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आने लग गए, तीर्थयात्री लोग जो हैं वो यहाँ पे आने लगे और वर्शिप करने लगे भगवान की। तो इसकी पॉलिटिकल और सोशल दोनों इम्पोर्टेंस बढ़ी, ठीक है। तो इसी को देखते हुए जो मुगल्स थे, मराठास थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी चाहती थी कि हम इस टेम्पल पे कंट्रोल करें, ठीक है। इस टेम्पल पे कंट्रोल करने की कोशिश की उन्होंने बहुत बार, ठीक है, बहुत सारे अटेम्प्ट किए पर वो कोशिश हो नहीं पाई। मुगल्स ने की, मराठास ने की, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की, ठीक है, कि हम इस टेम्पल को कंट्रोल करें तो लोग भी हैं, लोकल पीपल जो हैं वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे ओब्वियसली। इतनी इम्पोर्टेंस थी इस टेम्पल की। आगे बढ़ते हैं, राजपूत और ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म क्या है, ठीक है। 19th सेंचुरी जो है, देखो इस चैप्टर में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। मेनली आपको पता ही होगा कि राजस्थान जो है वो मेनली राजपूत जो हैं उनका एक गढ़ माना जाता है, ठीक है। इसमें भी यही बताया जा रहा है। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में भी आपने बहुत बार सुना ही होगा कि ये उड़ीसा में है, पूरी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा जो है वो एक राज्य है, स्टेट है। तो और इसकी कुछ खासियत की राजाओं के बारे में बस इतना याद रखना, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है राजपूत के बारे में कि 19th सेंचुरी में जो रीजन प्रेजेंट है आपका राजस्थान की बात करते हैं, आज हमारा स्टेट राजस्थान जो है, पुराने समय पे इसे राजपूताना कहा जाता था ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा। और ये जो रीजन था मेनली राजपूत जो थे यहाँ पे, इनका एरिया इसे कहा जाता है, ठीक है, राजपूतों का एरिया इसे कहा जाता है। और ये बात सच भी है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे राजा हुए, राजपूत राजा हुए और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट किया, अपना ट्रेडिशन। जो आज का राजस्थान का जो ट्रेडिशन है ना, वो भी इन्हीं की बदौलत है, राजपूत की। तो इसे राजपूत एक राज्य भी कहा जा सकता है। राजपूत ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूटिंग द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। तो वही मैंने बताया कि राजस्थान का जो आज का कल्चर है वो इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, राजपूत का ही। और ये कल्चर ट्रेडिशन जो था वो क्लोजली लिंक्ड विद द आइडियाज़ ऑफ एस्पिरेशन ऑफ रूलर्स। तो इनका जो कल्चर ट्रेडिशन है वो आज की जो इनका कल्चर ट्रेडिशन है राजस्थान का, वो इन्हीं रूलर्स की इंस्पिरेशन और आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड है, याद रखना। 8th सेंचुरी से जो है मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान जो है वो बहुत सारे राजपूत फैमिली ने उस पर रूल किया, ठीक है। बहुत सारे अब भी मतलब 8th सेंचुरी से लेकर अभी तक राजस्थान पे बहुत सारे राजपूत फैमिलीज़ ने हैं, रूलर्स ने राज किया। उनमें से पृथ्वीराज भी एक है, इंपॉर्टेंट रूलर है, इस वजह से मेंशन किया गया है। बाकी इनकी कुछ स्टोरीज़ भी देखने को मिलेगी, बहुत सारी लड़ाई भी लड़ी इन्होंने, ठीक है, अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल एक बहुत ही वेलिएंटली इन्होंने लड़ा, ठीक है, डरे नहीं किसी से। और बहुत सारे पोएम, सॉन्ग्स और इनके बारे में स्टोरीज़ भी आपको मेंशन मिलेगी बहुत जगह पे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम इनकी मेमोरीज़ जो है वो एक हीरोज़ की तरह देखने को मिलती है। बिल्कुल ही हर चीज़ का जो इनकी स्टोरीज़ में आपको मिलेगा कि वहाँ पे लॉयल्टी भी है, इमोशंस हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, फ्रेंडशिप है, लव, वैल्योर, एंगल। तो ये सब चीज़ों से लोकल जो लोग हुआ करते थे और भी जो ऑर्डिनरी पीपल, वो भी बहुत अट्रैक्ट हुए, उन्हें भी ये स्टोरीज़ बहुत पसंद आई। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इन स्टोरीज़ में वुमन का क्या इम्पोर्टेंस है, वुमन का क्या रोल है, क्या वुमन की भी कोई उनमें प्लेस दी गई है उनको भी? तो हाँ, बताया जाता है कि वुमन जो हैं उनको बताया जाता है कि वो अपने हस्बैंड की बोथ लाइफ में भी, जब तक जीवन है तब तक, और डेथ में भी उनके फॉलोवर के रूप में दिखाई देगी, ठीक है। वुमन की ये जो है एक फ्रेम रेंज तैयार की गई है कि एक हस्बैंड की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट है, डेथ में भी साथ में है, ठीक है, जीवन में, मरण में, सब में साथ में है। जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा सती का जो सती प्रैक्टिस है उसका मेंशन, इमोलेशन ऑफ विडोज़, मतलब कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, ठीक है, तो वुमेंस मतलब कि उनके साथ में जो है वो भी उस मृत्यु को
क्या कर लेती थी, अंगीकार, ठीक है, इम्बेलिश कर देती। इस तरीके की आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ सती का भी मेंशन मिलता है। यहाँ पे कुछ मेंशन है कि ये वाला एरिया, ये एरिया। तो इस चैप्टर में जो रीजन डिस्कस करने वाले हैं ना, मेनली जैसे उड़ीसा के बारे में बात की जो कि जगन्नाथ के लिए फेमस है, दूसरा राजस्थान राजपूत के लिए फेमस है, ठीक है। ऐसे ही हिमाचल भी आपको मिलेगा आगे जब हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, लखनऊ के बारे में। ये डांस फॉर्म के लिए फेमस है मेनली लखनऊ और ये यूपी वाला नॉर्थ एरिया। देखो आगे मेंशन आता है कथक। कथक की स्टोरी और आज के टाइम पे जिसे हम डांस फॉर्म कहते हैं वो कहाँ से निकल के आया है, उसकी स्टोरी बताई जा रही है कि अगर हीरोइक ट्रेडिशन आपको मिले अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग फॉर्म्स में, तो इससे ही डांस का भी ट्रू है। मतलब कि अलग अलग किंगडम्स, अलग अलग राजा, अलग अलग एरियाज़ में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो डांस भी तो अलग अलग एरियाज़ में मिल सकता है ऑब्वियसली। ये कथक है जो टर्म है कथक, ये जो डिराइव हुआ है कथा से। कथा का एक संस्कृत टर्म है कथा, जिसका मतलब होता है स्टोरी, ठीक है। कथा का मतलब है स्टोरी संस्कृत में, ठीक है। वहीं से ये कथक जो है वो आया है। कथक ओरिजिनली पहले एक स्टोरी टेलर की कास्ट हुआ करती थी, जो जगह जगह जाकर नॉर्थ इंडिया में खासकर ये कहानी सुनाया करते थे, स्टोरी सुनाया करते थे, है ना। कथक क्या है, कास्ट है स्टोरी टेलर्स की नॉर्थ इंडिया में। तो और फिर बाद में धीरे धीरे क्या हो गया कि ये स्टोरी टेलिंग से ये कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, डांस में, ठीक है। डांसिंग के थ्रू स्टोरी बताना, इस तरीके की जो है ये स्टाइल बन गई है। फिर डांस इवॉल्व हो गया, क्लासिकल डांस बन गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथक बिगेन इवॉल्विंग इनटू डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस। 15-16 सेंचुरी में क्या होता है कि भक्ति मूवमेंट के साथ साथ में ये कथक भी जो है पॉपुलरेशन, इसका मतलब इसकी जो पॉपुलरिटी है वो बढ़ने लगती है 16th और 15th सेंचुरी में। जैसे जैसे भक्ति मूवमेंट बढ़ता है तो कथक की पॉपुलरिटी भी बढ़ने लगती है। इसके साथ में जो रास लीला है, कृष्ण और राधा कृष्ण वो है, उनका भी फोक प्लेस जो है वो होने लगते हैं। कथक स्टोरी टेलर्स जो है उनके साथ साथ कंबाइन किए करके ये जो है वो इस तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही थी 15 से 16 सेंचुरी के बीच में। अब मुगल्स के अंडर में जो है और नोबल्स के अंडर में कथक परफॉर्म किया जाता है कोर्ट में। कोर्ट मतलब कि जब राजा का दरबार होता है, तो मुगल्स एम्परर के जो दरबार हुआ करते थे वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस की होती थी, ठीक है, कथक की। मेनली इस डांस फॉर्म को स्टोरी टेलिंग के साथ में दिखाया जाता था, रिप्रेजेंट किया जाता था। बाद में क्या हो जाता है, ये दो ट्रेडिशंस बन जाते हैं कथक के घरानाज। मतलब एक राजपूत जो राजाज हुआ करते थे उनके कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था, और एक लखनऊ में परफॉर्म किया जाता था। जैसे कि वो मैप में बताया गया था यूपी लखनऊ के बारे में, तो यही डांस की बात हुई है कि दो घरानाज में ये डिवाइड हो जाता है, इसके दो ट्रेडिशंस डेवलप होते हैं। एक राजपूत का अलग हो जाता है, लखनऊ के जो राजाज हुआ करते थे उनका अलग हो जाता है। वाजिद अली शाह जो है वो अवध के लास्ट नवाब थे, आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, और इन्होंने जो है इट ग्रीव इनटू मेजर आर्ट फॉर्म। इनके राज्य में जो है इन्होंने इस डांस फॉर्म की बहुत पेट्रोनेज मतलब कि सपोर्ट किया इसे, और इनके राज्य में ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा एक आर्ट फॉर्म की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिर दूसरे एरियाज़ में भी ये फैला, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर है, आगे देखते हैं, बिहार और मध्य प्रदेश में भी। फिर बाद में क्या होता है कि ये एक वन ऑफ द 6 क्लासिकल फॉर्म्स में एक गिना जाने लगा इंडिपेंडेंस के बाद में। जब हमारा भारत आज़ाद हो जाता है तो इसको वन ऑफ द 6 क्लासिकल डांस फॉर्म, जो हमारे 6 क्लासिकल डांस फॉर्म है उनमें से एक इसे भी क्या सम्मिलित किया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं 6 डांस फॉर्म, 5 ये, एक कथक है अलग से। तो भरतनाट्यम हमारा एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, कथकली है, उड़ीसी है, कुचिपुड़ी और मणिपुरी है। ये कहाँ पे है मेनली, इनका मतलब कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं मेनली, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, कथकली केरला में है, उड़ीसी उड़ीसा में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है और मणिपुरी मणिपुर में है। और बाकी कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया में लखनऊ राजस्थान है, आपको एमपी है, बहुत सारे जो एरिया बताए गए हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो स्टोरी पैराग्राफ दिया गया है इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इसे क्लासिकल क्यों कहा जाता है। कोई एक डांस फॉर्म है तो उसे क्लासिकल कहने का क्या कारण है। कोई आंसर मिला नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही हुए हैं इस पूरे पैराग्राफ में, तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है।
पेंटिंग फॉर पेट्रोन द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। अब मिनिएचर के बारे में मैं तुम्हें पहले चैप्टर्स में बता चुकी हूँ कि मिनिएचर जो है वो एक पेंटिंग होती है जो स्मॉल साइज़ की होती है। छोटी साइज़ की अगर पेंटिंग है तो हम उसे मिनिएचर बोल देते हैं। तो अर्लीस्ट मिनिएचर जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी मेनली पाम लीव्स पे और वुड पे, लकड़ियों पे, पाम लीव्स पे जो है पत्तों पे, पेड़ों के पत्तों पे बनाई जाती थी। इस तरीके से आप समझ सकते हो जो पहले की मिनिएचर पेंटिंग हुआ करती थी वो। फिर जो मुग़ल एम्परर हुआ करते थे ना, उनमें से मेनली अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ, वो इसको हाईली पेट्रोनाइज़, अब पेट्रोनाइज़ भी मैं बता चुकी हूँ। पेट्रोनाइज़ जो किसी भी चीज़ को सपोर्ट करता हो, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता हो। तो यहाँ पे पेंटिंग की बात हो रही है, तो ये जो जहांगीर है, शाहजहाँ है, अकबर है, ये पेट्रोनाइज़ करते थे हाईली स्किल्ड पेंटर्स को, ठीक है, जो पेंटिंग्स बनाता हो, क्योंकि इन्हें पेंटिंग से बहुत लगाव होगा। हमारी पसंद होती है ना कि हमें किसी को पेंटिंग पसंद होती है, किसी को डांसिंग पसंद होती है। इसी तरीके से जो शाहजहाँ, ये 3 मुग़ल एम्परर है जिन्होंने पेट्रोनाइज़ किया है हाई स्किल पेंटर से, और इनके किंगडम में, इनके राज्य में जो है बहुत बढ़ावा भी मिला है पेंटिंग को। अलग अलग तरीके की जो इनकी स्टाइल जो है वो डेवलप भी हुई है। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि दिस वर जनरली ब्रिलियंट कलर से पेंट किया जाता था, ठीक है। ये पेंटिंग्स दी गई है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये मिनिएचर पेंटिंग है छोटी, लेकिन इनमें अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ है, स्टाइल जो है वो अलग है, डिफरेंट है। तो सोशल लाइफ बताई जा रही है, हंटिंग बताई जा रही है, सीन्स अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, यही बताया जा रहा है। लेकिन मेन हमारा काम क्या है, मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, किन लोगों ने इसको पेट्रोनाइज़ किया है। अकबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है। पहले मिनिएचर पेंटिंग किस पे की जाती थी, पाम लीव्स और वुड पे की जाती थी। फिर बाद में ये जो है वो पेपर, पेज पे की होने लगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होता है, तो अब पेंटर्स कहाँ जाएंगे। इनका मेन राज्य है, वहाँ के राजा इनको पसंद करते हैं, इनकी पेंटिंग्स को पसंद करते हैं, बढ़ावा देते हैं, आप ये काम करिए। जब ये राज्य ख़त्म हो जाता है तो फिर ये पेंटर्स क्या करते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, इनके इस राज्य के पास वाला जो राज्य है वहाँ पे जाते हैं। तो ये अपनी जो स्टाइल थी, इस मुग़ल स्टाइल जो पेंटिंग थी, उसको लेके जाते हैं दूसरे राज्य में। उस राज्य की पेंटिंग को क्या करती है, वो पेंटिंग इन्फ्लुएंस करती है, वो स्टाइल जो है। तो जब ये पेंटर मूव करते हैं इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स में, तो मुग़ल आर्टिस्टिक टेस्ट जो होता है पेंटिंग का, वो उनके रीजनल कोड, जैसे डेक्कन के राजपूत के रूलर जो हैं राजस्थान के, उनको इन्फ्लुएंस करती है और वहाँ पे भी ये डेवलप होने लगती है, ठीक है। इस तरीके की जो पेंटिंग है मिनिएचर पेंटिंग, और साथ में अपना भी कुछ जोड़ने लगते हैं तो और नई स्टाइल की पेंटिंग बन जाती है। जैसे कि कोई बाहर से आया, ठीक है, विदेशी आया, वो अपने साथ में वहाँ की कुछ ट्रेडिशन कल्चर लेके आया, ठीक है, और उसने कुछ ट्रेडिशन हमारे इंडिया में दिए, ठीक है। फिर हमारे इंडिया के भी तो कुछ कल्चर ट्रेडिशन है, वो उसने लिए, कुछ मिला जुला के दूसरा कल्चर बनाया, एक अलग नया कल्चर इवॉल्व होता है। तो इसी तरीके से यही सिचुएशन पेंटिंग्स के बारे में भी बताई जा रही है कि ये पेंटर्स यहाँ से अपनी स्टाइल लेके गए थे, मुग़ल स्टाइल जो पेंटिंग थी उसको, साथ में यहाँ के जो रीजनल कल्चर की जो पेंटिंग थी उसको मिलाया, कुछ नया बनाया। इसी तरीके से मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जो है, वहाँ की जो पोएट्री है, माइथोलॉजी है, उनकी थीम्स में आपको ये देखने को मिलेगा। अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग वाज द हिमालयन फूट हिल्स। फिर एक और इलाका है जो पेंटिंग से बहुत अट्रैक्ट होता है, कौन सा है वो, हिमालय फूट हिल्स, मतलब हिमाचल प्रदेश, आज का मॉडर्न स्टेट हिमाचल प्रदेश। वहाँ पे भी ये पेंटिंग जो है, पेंटिंग का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, मतलब लोग पसंद करते हैं पेंटिंग को, वहाँ के एरिया के लोग। यहाँ पे किस तरीके की जो है डेवलप होती है पेंटिंग का नाम बताना चाहिए, तो बसहोली पेंटिंग। बसहोली पेंटिंग जो है वो बोल्ड इंटेंस हुआ करती थी, इंटेंस स्टाइल की एक मिनिएचर पेंटिंग है, बोल्ड और इंटेंस स्टाइल की मिनिएचर पेंटिंग है बसहोली, ठीक है, इसका नाम है बसहोली। और इस पेंटिंग में आपको एक भानुदत्त की रास मंजरी भी डिपिक्ट की गई है, भानुदत्त की रास मंजरी, ठीक है। ये राजपूत की मिनिएचर पेंटिंग है कोटा की, और ये जो है वो आपकी मिनिएचर पेंटिंग है कांगड़ा पहाड़ी की, ठीक है। तो ये बसहोली पेंटिंग है, इसमें आपको भानुदत्त की रास मंजरी देखने को मिलेगी। नादिर शाह जैसे इन्वेट करता है दिल्ली को 1739 में, तो उसकी वजह से फिर से मुग़ल के पेंटर्स, आर्टिस्ट माइग्रेट कर जाते हैं हिल्स में, ठीक है। तो वो पहुंच जाते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ, ठीक है। वहाँ पे पेंटिंग्स डेवलप होने लग गई, बसहोली काइंड की पेंटिंग जिसका नाम कहा जाता है।
अब पूछा जाए कि बसोहली पेंटिंग कहाँ की है, तो पता होना चाहिए यूके, मतलब कि ये हमने कहाँ की बात की है, हिमाचल प्रदेश की, सॉरी। तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह की है, बोल्ड है, इंटेंस है, मिनिएचर है, ठीक है। दूसरा, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या है, देखो। Here they found ready patron that lead to founding of कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो जब ये ऊपर जाते हैं, नादिर शाह के इन्वेशन से माइग्रेट करते हैं मुग़ल के आर्टिस्ट, तो जब ये हिल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे एक नया स्कूल ऑफ पेंटिंग बनता है, कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। और मिड 8th सेंचुरी में कांगड़ा आर्टिस्ट जो है वो डेवलप करते हैं न्यू स्पिरिट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें इंस्पिरेशन ली गई है, किससे इंस्पिरेशन ली गई है, वैष्णवाइट ट्रेडिशन से, ठीक है। वैष्णवाइट ट्रेडिशन से इंस्पिरेशन लेके इन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग को डेवलप किया। हिल्स में मेनली बताया जा रहा है, ठीक है। इस पेंटिंग में क्या है, सॉफ्ट कलर्स का इस्तेमाल हुआ है, कूल ब्लू, ग्रीन, लिरिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, याद रखना। आगे बंगाल, आखिरी ये जो हमारा टॉपिक है बंगाल, ठीक है। अभी तक हम तमिलनाडु के बारे, सॉरी, केरला के बारे में देख चुके हैं। फिर उसके बाद में हम जगन्नाथ गए थे, ठीक है, उड़ीसा। फिर हम गए राजस्थान, राजपूत का देखा हमने वहाँ पे। फिर हम गए थोड़ा सा लखनऊ, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डांस वांस देखा। फिर हम गए हिमाचल, ठीक है, हिमाचल में हमने पेंटिंग देखी। फिर हम हिल्स में कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स देखी। अब हम आ गए हैं बंगाल की तरफ, ठीक है। बंगाल में क्या है, ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। एज वी सो दैट एट द आउटसेट, चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि बंगाल जो है, बंगाली, अभी तक हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो लैंग्वेज जो है उससे पता चलता है लोग, पर्सन, इंसान, मनुष्य कहाँ से आता है, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस रीजन से बिलोंग करता है, उसकी लैंग्वेज से पता चलता है। इसी तरीके से बंगाली भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब वो लैंग्वेज कहाँ से आई है, लैंग्वेज आई है संस्कृत से। तुम्हें विश्वास नहीं होगा लेकिन बात मान लो, बंगाली आई है संस्कृत से। पता करते हैं कैसे आई है। देखो क्या होता है, 4th से 3rd सेंचुरी के बीच में कमर्शियल टाइज़, कमर्शियल मतलब हमारा ट्रेड, व्यापार नहीं होता है। तो मगध एक राज्य था, जो मैं तुम्हें 6th क्लास की एनसीईआरटी में बता चुकी हूँ। तो उस राज्य का जो राजा है वो अपना कमर्शियल टाई, व्यापार जो है, वो व्यापार संबंध जो है, व्यापारिक संबंध कहते हैं ना, बंगाल के साथ में जो है वो बनाते हैं, डेवलप करते हैं। तो इसके चलते वहाँ के कुछ लोग जाएंगे यहाँ पे, यहाँ के कुछ लोग जाएंगे यहाँ पे। तो अब ये लोग जाएंगे अपने साथ में लैंग्वेज लेके, ठीक है, क्या लेके जाएंगे, लैंग्वेज लेके जाएंगे। अब यहाँ के लोग वहाँ की लैंग्वेज में ढल जाएंगे, फिर वहाँ के लोग जो हैं यहाँ की लैंग्वेज लेंगे कुछ, तो ये लैंग्वेज क्या होगी, चेंज होगी। 4th 3rd सेंचुरी में कमर्शियल टाई शुरू होते हैं बंगाल और मगध के बीच में। जो मगध पड़ता है साउथ ऑफ बिहार, ठीक है। फिर मतलब बिहार का जो साउदर्न पार्ट है ना, उसे मगध कहा जाता था एक समय पे, ये समझ लो। तो इसकी वजह से संस्कृत का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, क्योंकि मगध में बोली जाती थी मगधी। मगधी को अगर संस्कृत में बोला जाए तो मतलब संस्कृत लैंग्वेज जो है मेनली वहाँ पे स्पीक की जाती होगी। तो जब ये यहाँ से कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं तो किसका बढ़ता है इन्फ्लुएंस, संस्कृत का। बंगाल में बढ़ता है इन्फ्लुएंस संस्कृत का। देखो जब ये शुरू हो रहा था ना, 5th सेंचुरी 3rd सेंचुरी चल रही थी, तब ऐसा मत समझना कि ये BC की बात हो रही है, ऐसा मत समझना कि बंगाली पहले से ही है। कोई लैंग्वेज नहीं है बंगाल में उस समय पे, बस लोकल लैंग्वेज है, कोई उनकी बोली जाती होगी, ठीक है। बंगाली तो बाद में आती है। तो यहाँ पे लोग कोई लैंग्वेज बोलते होंगे, लोकल लैंग्वेज। यहाँ का राज्य का कोई पर्सन है, वहाँ पे जा रहे हैं अपनी लैंग्वेज लेके, संस्कृत, ठीक है। अब यहाँ पे संस्कृत के थोड़े वर्ड ये लोग सीख लेते हैं, तो अपने साथ में इनका, ठीक है, आ गया है संस्कृत का इन्फ्लुएंस। तो ब्राह्मण्स जो हैं वो यहाँ पे सेटल होने लगते हैं। ब्राह्मण क्या बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं। तो ये गुप्ता रूलर जो है, अब ये तो हो गया हमारा मगध का। अब गुप्ता रूलर की बात, तो जो ये गुप्ता रूलर है मगध के, ये क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करने लगते हैं पॉलिटिकल कंट्रोल नॉर्थ बंगाल में। तो ब्राह्मण जाके वहाँ पे सेटल होने लगते हैं एरियाज़ में, ठीक है। इनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, तो लैंग्वेज का आदान प्रदान होता है। अब बंगाल 8th सेंचुरी में बन गया है सेंटर ऑफ रीजनल किंगडम अंडर पाल, ठीक है। कौन आए, मगध के लोग, गुप्ताज आए। फिर आते हैं पाल, ठीक है। पाल का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है और पाल ने अपना रीजनल किंगडम बना दिया है बंगाल में, ठीक है।
बंगाल जो है पाल के अंडर में बन जाता है सेंटर रीजनल किंगडम का सेंटर। 14th-16th सेंचुरी में इनका भी इन्फ्लुएंस बढ़ता है, इनकी कोई लोकल लैंग्वेज होगी वो फिर जुड़ गई और उस लोकल लैंग्वेज में संस्कृत के साथ में, ठीक है। ऐसे फिर सुल्तान जो है, हमने सुल्तान की बात की थी ना, दिल्ली सुल्तान, उन्होंने भी इस पे कैप्चर करने की कोशिश की। अकबर ने क्या किया 1586 में, अकबर ने बंगाल को कॉन्क्वेर किया, ठीक है, और इसको बनाया न्यूक्लियस ऑफ बंगाल सूबा, ठीक है। इट फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ बंगाल सूबा। यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज हुआ करती थी। तो बंगाली जो है वो डिराइव हुई है अलग अलग रीजनल लैंग्वेज से। पहले मगध ने इस पे कब्ज़ा जमाया बंगाल पे ऊपर, फिर पाल ने कब्ज़ा जमाया बंगाल के ऊपर, यहाँ पे मुग़ल भी आ चुके हैं सीन में, ठीक है। मुग़ल ने बंगाल के ऊपर, सारी लैंग्वेज का मिक्सअप हो चुका है। पहले संस्कृत आई थी, ठीक है, तो मेनली ओरिजिन बंगाली का संस्कृत से हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत इनकी लैंग्वेज भी मिक्सअप होके बंगाली बना देती है। तो 15th सेंचुरी में बंगाली जो ग्रुप ऑफ डायलेक्ट केम बाय द यूनाइटेड, सारी कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज जो है छोटी छोटी सारी मिल जाती है एक, ठीक है, बंगाली बना देती है। बट मेनली अगर बोला जाए तो बंगाली कहाँ से आई है, संस्कृत से आई है। चलो, वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन नाउ, अभी वेस्ट बंगाल देखो, अभी हमारा वेस्ट बंगाल है, एक समय पे ये वेस्ट बंगाल नहीं था, पार्टीशन के बाद ये हुआ है। पहले तो ये पूरा बांग्लादेश वाला एरिया भी बंगाल में आता था, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में जो लोग सारे आके इधर आने लग गए, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो बंगाली डेवलप हो जाती है। अब पहले वाला जो बंगाल था ना, बंगाली लैंग्वेज, वहाँ पे 2 कैटेगरी हुआ करती थी। एक में संस्कृत है, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में संस्कृत है, दूसरी में संस्कृत नहीं है, ठीक है। एक लैंग्वेज बोल लो कि उसमें थोड़े बहुत वर्ड संस्कृत के आते हैं, दूसरी लैंग्वेज में बिल्कुल संस्कृत के वर्ड नहीं आते हैं। तो एक इंडेप्टेड टू संस्कृत और दूसरी इंडिपेंडेंट, मतलब उसमें संस्कृत का कोई वर्ड नहीं है। अब कुछ संस्कृत की इपिक्स है, मतलब कि जिसमें संस्कृत लैंग्वेज आती है, मणि मंगल काव्य, ठीक है। चैतन्य देव की एक बायोग्राफी है। चैतन्य देव कौन है, लीडर है वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट का। देखो ये चैप्टर थोड़ा वो है, मतलब ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, एक लाइन में नहीं जा रहा है, कहाँ पे एक ही चीज़ की बात नहीं हो रही है, अलग अलग जगह की बात हो रही है। तो थोड़ा इसको पेशेंस के साथ में समझना। एक जो है वो संस्कृत के साथ में इंडेप्टेड है, तो वो है मंगल काव्य, ठीक है। मंगल काव्य एक लिटरेरी सोर्स है, कुछ नहीं, एक बुक मान लो सिर्फ, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं भगवान के बारे में, पोएम्स के बारे में, ठीक है। और भक्ति लिटरेचर भी इसमें आता है। दूसरा चैतन्य देव की बायोग्राफी आती है। चैतन्य देव कौन है, वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट के लीडर हैं, बस। फिर दूसरा मैंने बताया कि जिसमें संस्कृत लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो है नाथ लिटरेचर। नाथ लिटरेचर में म्यानमती के सॉन्ग्स आते हैं, गोपी चंद्र की स्टोरी आती है, धर्म ठाकुर की भी बातें स्टोरी आती है, उसमें फेरी टेल्स है, फोक टेल्स है, बैलेड्स है। तो नाथ लिटरेचर जो है वो संस्कृत से इंडेप्टेड नहीं है। मंगल काव्य और भक्ति लिटरेचर संस्कृत से इंडेप्टेड है, संस्कृत उसमें सम्मिलित है, बाकी कंफ्यूज मत होना। जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया कि जो सेकंड कैटेगरी है ना, जिसमें संस्कृत इंडेप्टेड नहीं है, संस्कृत नहीं बोलते लोग, उसमें मिक्स नहीं करते हैं, तो वो ईस्टर्न बंगाल है। हमारा तो वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल में तो बंगाली बोली जाती है। बंगाली में संस्कृत इंडेप्टेड है, ठीक है, और ईस्ट बंगाल में संस्कृत नहीं आती है, इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ता है वहाँ पे। तो ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस वहाँ पे कम था ईस्ट बंगाल में, इस वजह से यहाँ पे संस्कृत का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं है। समझ लेना, इस बात समझ में आ गई। तो वेस्ट बंगाल में संस्कृत बोली जाती है क्योंकि ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस है, साथ में यहाँ पे संस्कृत इंडेप्टेड है, ठीक है। चलो, पीर और टेम्पल की बात कर लो, ये तो पूरी बात हो चुकी है हमारी ईस्ट वेस्ट की, बंगाल की पूरी बात ख़त्म करो। अब यहाँ पे आया है मुग़ल कंट्रोल ओवर बंगाल, ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं ये तो यार। देखो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल कंट्रोल, बंगाल के ऊपर मुग़ल कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और अपनी कैपिटल के साथ में हार्ट ऑफ ईस्ट डेल्टा एट ढाका। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुग़ल कंट्रोल ओवर बंगाल विथ देयर कैपिटल इन द हार्ट ऑफ ईस्टर्न डेल्टा एट ढाका। यहाँ पे इनकी कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ पे ये मॉस्क बनवाते हैं। मॉस्क मतलब अब रिलीजियस सेंटर भी हो चुका है बंगाल,
वो नहीं था, दिल्ली का नामो निशान नहीं था, कोई बात नहीं कर रहा था। ऐसे बंगाल की भी यही सिचुएशन थी, लेकिन बंगाल भी अब सीन में आता है। तो बंगाल में अब मॉस्क बनने लगा है, टेम्पल्स भी बनने लग गए हैं, टीचर्स भी आने लग गए हैं। अब कोई राजा जो है वो किसी कंट्रोल करता है किसी राज्य को, तो वहाँ पे सब कुछ तो अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करेगा ना, वहाँ पे अपने लोगों को भेजेगा, टेंपल मॉस्क बनवाएगा, ठीक है। वो अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगा। इसी तरीके से जो अर्ली सेटलर जो है वो यहाँ पे नया सेटलमेंट जमा करते हैं, ठीक है। अनस्टेबल कंडीशन ऑफ न्यू सेटलमेंट, और इसी वजह से वो यहाँ पे टीचर्स भेजते हैं और एजुडिकेटर्स, जिन्हें पीर्स कहा जाता है। पीर्स कौन है? पीर पर्सन होता है, पर्शियन वर्ड है एक, जिसका मतलब है कि स्पिरिचुअल गाइड, ठीक है। स्पिरिचुअल गाइड जो होता है उसे पीर कहते हैं। जो धार्मिक बातों के बारे में बताता है उसे पीर कहते हैं, ठीक है। तो पीर जो है उनका सेटलमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको सूफी सेंट जो हैं और अदर रिलीजन पर्सनैलिटीज़, डेयरिंग कॉलोनाइजर्स है, सोल्जर्स है, अलग हिंदू बुद्धिस्ट डिटीज़ है, एनिमिस्टिक स्पिरिट्स भी है। तो पीर का कल्ट जो है पॉपुलर हो गया है, और यहाँ पे हर जगह मूर्तियाँ उनकी देखने को मिलेगी, पीर लोगों की भी, पीर की भी, ठीक है। जो गाइड है, स्पिरिचुअल गाइड है, उसकी भी आपको हर जगह बंगाल में देखने को मिलेगा इन्फ्लुएंस। अब बंगाल ऑल्सो विटनेस टेम्पल बिल्डिंग भी होती है यहाँ पे, मॉस्क के साथ में टेम्पल बिल्डिंग भी है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, जो टेम्पल्स और रीजनल स्ट्रक्चर जो है वो बनवाए जाते थे इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से। वो तो हमें पता है, कोई पर्सन ही बनाएगा टेम्पल, या फिर कोई भी चीज़ बनानी हो, कंस्ट्रक्शन करना हो तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये टेम्पल्स जो है बनवाए जाते थे एक सोशल ग्रुप से जो लो हुआ करते। लो मतलब वही समझ लो, लोअर कास्ट से बिलोंग करते होंगे, मे बी कोलू और कंसारी। कोलू जो ऑयल प्रेसेस हुआ करते थे, और कंसारी बेल मेटल वर्कर्स हुआ करते थे। ये टेम्पल्स बनवाने का काम करते थे। जब लोकल डिटीज़ जो हैं वंस वर्शिप्ड इन थैच्ड हट इन विलेजेस गेन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ब्राह्मण्स। इनकी स्पेशलिटी मैं बता देती हूँ कि इनके टेम्पल्स किस तरीके से हुआ करते थे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है ये स्पेशलिटी। कि फिर बाद में एक टिपिकल बंगाली स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर जैसे पेंटिंग में नहीं इवोल्यूशन हुआ था, इसी तरीके से टेम्पल जो है बंगाली स्टाइल डेवलप होती है यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर की। किस तरीके से? डबल रूफ ढोचला और 4 रूफ चोचला। ये क्या है मैं आगे बताऊँगी। स्ट्रक्चर ऑफ थेज्ड हट, ये तुम्हें देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर। यही जो मैंने तुम्हें अजीब वर्ड बताया ना, यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका पूरा मेंशन है यहाँ पे कि 4 ट्रायंगुलर रूफ प्लेस्ड है ऑन 4 वॉल्स। 4 दीवारें हैं, ठीक है, 4 दीवारें। मुझे पेन ये नहीं आती है ड्राइंग, तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन 4 जो है वो क्या है, वॉल है। ऐसे 4 वॉल होगी यार, समझ लो 4 वॉल होगी, उनके ऊपर 4 ट्रायंगुलर, इस तरीके से 4 ये ट्रायंगुलर नहीं बन गए, रूफ बन गए। तो ये जो रूफ बन गए हैं इन्हें ही बोला गया है वो ढोचला और चोचला, जो भी हमने बात की उसके बारे में। टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ड ऑन स्क्वायर प्लेटफॉर्म। हाँ वो तो हमें पता ही है, स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे ही वो बिल्ड करेंगे टेम्पल्स को, ठीक है, रेक्टेंगुलर नहीं करेंगे रेक्टेंगुलर थोड़ी करेंगे, ठीक है। अब पर्टिकुलरली विष्णुपुर, कुछ टेम्पल्स जो आपको मिलेंगे विष्णुपुर बंकुरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, जो अच्छी डेकोरेशन सब जो पेंटिंग्स होती थी ना इन टेम्पल्स की, वॉल्स होती थी, दीवारें होती थी, उनके ऊपर पेंटिंग किया जाता था, डेकोरेट किया जाता था उसे अच्छे से बाहर से, ठीक है, अंदर से भी किया जाता था। अंदर से रिलेटिवली प्लेन हुआ करते थे, लेकिन बाहर से उसे अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता था पेंटिंग्स के साथ में, ऑर्नामेंटल के साथ में, टेराकोटा टेबलेट्स के साथ में। तो ये डेकोरेशन जो है अपनी अच्छी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस पे पहुंच जाता है। ये बंगाल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है बेटा, याद रखना, बंगाल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। डबल रूफ थैच्ड हट, ये डबल रूफ जो है थैच्ड हट है, और ये 4 रूफ्ड टेम्पल है, ठीक है। ये 1 2 3 4 पीछे भी होंगे इसके। इस तरीके से 4 रूफ है, 4 रूफ मतलब होता है छत, ठीक है। फ़िश एज़ फूड, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, बस ये लास्ट टॉपिक है। देखो फ़िश एज़ फूड का मतलब है कि बंगाल में ये लोग, उनकी फूड ईटिंग हैबिट जो है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, एक जगह का जोग्राफी उसकी ईटिंग हैबिट किस तरीके से डिफ़ाइन करता है। ट्रेडिशनल फूड हैबिट आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम ऑफ फूड। हमारी जो भी खाने की जो हमारी यहाँ पे, मान लो किसी एरिया पे ये जो
फूड है वो फेमस है। वो फूड फेमस क्यों है? क्योंकि उस एरिया की ज्योग्राफी ऐसी है, ठीक है। मान बंगाल जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? सी के पास में, ओशियन के पास में है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पे है। बे ऑफ बंगाल क्या है? सी है, तो सी के पास में है बंगाल सिचुएटेड। तो सी से क्या मिलता है? सी फूड। सी फूड में फिशेज़ आएंगे, ठीक है। और भी जो सी से फूड मिले उसे सी फूड बोलते हैं। अच्छा खासा पानी अवेलेबल है तो राइस भी लोग खाएंगे। तो उसकी ज्योग्राफी क्या कर रही है? उसको इन्फ्लुएंस कर रही है वहाँ के लोगों को कि वो ये फूड खाने पे मजबूर कर रही है, ये खाना खाने पे, ठीक है। अच्छा खासा राइस अवेलेबल होगा, फ़िश अवेलेबल होगी तो लोग क्या करेंगे? इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा खाएंगे, तो ये आइटम वहाँ का फेमस हो जाता है इस तरीके से। तो बंगाल क्या है? एक रिवराइन प्लेन है। रिवराइन मतलब कि रिवर भी है, साथ में सी भी है। तो ज़्यादातर राइस और फ़िश जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस वजह से लोग ज़्यादा ये सब चीज़ें खाते हैं। तो फ़िशिंग हैज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा लोगों का। और बंगाली लिटरेचर बताती है कि रेफरेंस फ़िश का, ठीक है, फ़िश का रेफरेंस बताती है। यहाँ पे कुछ बात आती है कि ब्राह्मण्स तो फ़िश खा नहीं सकते हैं, तो फिर ब्राह्मण तो अलाउड नहीं है फ़िश खाने के लिए, नॉन वेजिटेरियन फूड। पर बृहद धर्म पुराण जो है वो 13th सेंचुरी की एक संस्कृत टेक्स्ट है बंगाल से, जो परमिट करती है ब्राह्मण को कि वो कोई सर्टेन वेराइटी ऑफ फिश जो है वो क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बंगाल हर किसी रीज़न मतलब किसी भी एरिया का जो फिज़िकल कंडीशन, उसकी जो ज्योग्राफी होती है ना, वहाँ के फूड को क्या करती है? इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। अगर वहाँ पे ज़्यादा अनाज होंगे, मतलब अगर वहाँ पे वीट होगा, बाजरा होगा, प्रोड्यूस ज़्यादा चीज़ जो प्रोड्यूस होगी ना, वहाँ के लोग उसी को खाएंगे ज़्यादा, क्योंकि वो सस्ती भी मिलेगी अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो, ठीक है। इस वजह से ज़्यादातर हमारा फोकस वही होता है जो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो बंगाल एक रिवराइन प्लेन है, वहाँ पे ज़्यादा फ़िश और राइस मिलता है, तो लोगों की लोकल जो फूड हैबिट, ईटिंग हैबिट होगी वो भी यही होगी। तो यही बताया जा रहा है मेनली। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद। और प्लीज़ आप नोटिफिकेशन आए वीडियो की आपके पास में, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए वीडियो को। थैंक यू।